4n+2 श्रेणी को जाना जाता है। तो आपका जब 4n+2 सीरीज है, ये जो सीरीज है इसको यूरेनियम सीरीज बोला जाता है। ठीक है, ये यूरेनियम सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो 4n+2 कौन सी सीरीज आ जाएगी? आपका यूरेनियम सीरीज है, और यूरेनियम श्रेणी किस ऑप्शन में दिया है? थर्ड ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। अभी क्वेश्चन है जितने तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके रेडियो एक्टिविटी से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 न्यूमेरिकल है, रीड करते हैं। 55 आपका पूछा है, मिस्र के पुराने परिरक्षित शवों के वालों की सक्रियता कार्बन का 7 विघटन पर मिनट पर ग्राम है। यदि कार्बन 14 के ताजे नमूने का विघटन 14 डे पर मिनट पर ग्राम है एवं कार्बन 14 की अर्धायु 5770 वर्ष है, तो परिरक्षित शव की आयु कितनी होगी? यहाँ पे आपको बताना है परिरक्षित जो शव है उसकी आयु कितनी होगी, ये बताना है। दिया क्या क्या है यहाँ पे आपका, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको एक्टिविटी, मतलब जो आपका ये दिया विघटन दर दिया है, विघटन में दिया है, वो पता होना चाहिए कि शुरू में विघटन कितना था, जो भी मतलब परिरक्षित शव था उसका शुरू में विघटन कितना था, विघटन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी, और फिर जो टी टाइम पे होता है वो कितना था, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका अगर देखेंगे ताजे नमूने का जो विघटन था यानी कि R0 था, वो कितना था? 14 था, 14 डे पर मिनट पर। यूनिट का कोई मतलब यूनिट तो सेम ही है, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, ये 14 है। और जो आपका मिस्र के पुराना परिरक्षित शव था उसकी सक्रियता कितनी थी? ओल्ड वाले की RT की कितनी है सक्रियता? एक्टिविटी 7 है। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है, T हाफ आपका हाफ लाइफ दे रखा है कितना? 5770 वर्ष। अब 3 डाटा आपको पता है, इसमें 2 फार्मूले आपको अप्लाई करने हैं। इससे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको टाउ बताना है, मीन लाइफ बताना है। ठीक है, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। एक फार्मूला आपका RT = R0 1/2 के पावर n, एक तो ये वाला RT = R0 1/2 के पावर n। सेकेंड फार्मूला अप्लाई करना है आपको टाउ = n × T हाफ। ये दोनों फार्मूले एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे, टाउ = n × T हाफ। ये 2 फार्मूले अगर आपको मेमोराइज हैं, अप्लाई करना आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी है। अब आप डाटा पुट करिए, पहले n की वैल्यू निकालिए, फिर n की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू पुटअप कर देना है। T हाफ पता है आपको, टाउ निकल आ जाएगा। ठीक, RT = कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में? अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल में डाटा, RT = आपका दिया है 7, दिख रहा है आपको, RT = 7 है, ये RT = 7 है। R0 = कितना है? 14 है, 14 1/2 के पावर n। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे आप, फर्दर सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7/14 = 1/2 के पावर n, 1/2, यहाँ से n = 1 आ जाएगा। अब इस n = 1 की वैल्यू को पुटअप करना है आपको सेकंड वाले इक्वेशन में, ये वाला फार्मूला है जो यहाँ पे टाउ = आ जाएगा, n की वैल्यू 1 आई है, इंटू T हाफ का दिया है 5770 वर्ष, तो आपका जो आयु आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, वो आ जाएगा 5770 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? 5770 वर्ष, सेकंड ऑप्शन में। तो 55 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, 2 फार्मूले आपको ध्यान देने हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक तो RT = R0 1/2 के पावर n, सेकंड फार्मूला टाउ बराबर n × T हाफ। यहाँ पे टाउ = क्या है? टाउ क्या है यहाँ पे? आज जो आप निकाल रहे हो एवरेज लाइफ बोल लो, या जो आयु आप निकाल रहे हो परिरक्षित शव की, वो n आपका इस फार्मूले से निकल के आएगा। T हाफ लाइफ है। ठीक, तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक, और आपका ऊपर न्यूमेरिकल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशनल से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से। ठीक, 12th में आपको मिल जाएगा ये चीज़। ठीक, सॉरी 11th में मिल जाएगा, 11th में गुरुत्वाकर्षण बल आपको मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सा है, एक उपग्रह मुक्त अंतरिक्ष में अप्रगामी अंतर्ग्रही धूल
अपान डी टी इज इक्वल टू एल्फा इंटू वी की दर से एकत्र करता है तो उपग्रह का त्वरण होगा। तो उस सैटेलाइट का आपको एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, कंडीशन आपका यहाँ पे दे रखा है कि किस रेट से वो इंटरप्लानेटरी डस्ट को एक्यूमुलेट कर रहा है। जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो किस दर से धूल को, अंतर्ग्रही धूल को एकत्र कर रहा है। तो वो दे रखा है आपका डी एम अपान डी टी इज इक्वल टू एल्फा इंटू वी। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है। आपको पता है कि जो फोर्स होती है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, फोर्स इज इक्वल टू होती है फार्मूला एम इंटू ए। और यहाँ पे हम यहाँ पे ए की जगह पे लिख सकते हैं क्या, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी की एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ द वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ए बराबर डी वी बटा डी टी होता है। तो वही मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस वी डी एम अपॉन डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब डी एम अपॉन डी टी जो इक्वेशन 1 है, मान लो इक्वेशन 1 है, तो डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल्फा भी दिया, तो यहाँ पे डी एम अपॉन डी टी की जगह पे एल्फा इंटू वी रख देंगे। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एल्फा इंटू वी, यानी कि माइनस एल्फा वी स्क्वायर आ जाएगा। अब एफ बराबर हमको ऑलरेडी पता है, एफ बराबर एम में होता है, एम में यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम में वैल्यू रख देंगे। चूँकि हमको एक्सप्रेशन निकालना था, हमको एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा। एम इज इक्वल टू एल्फा वी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एल्फा वी स्क्वायर। और यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एल्फा वी स्क्वायर अपॉन एम। ये आपका फार्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन का। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस एल्फा वी स्क्वायर बटा एम, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 56 का आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपका रोटेशनल मोशन से है, फिजिक्स के मैकेनिक्स पोर्शन से। 11th फिजिक्स में मिल जाएगा आपको, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए था इसका। 57 आपका पूछा है, एक ठोस गोले की सतह के स्पर्श रेखी अक्ष के परितः जड़त्व तो आघूर्ण क्या होगा, क्या ये बताना है आपको। ठीक, 57 नंबर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपका सॉलिड स्फीयर का अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो मैं सॉलिड स्फीयर का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछता उसके डायमीटर के अलांग बताइए, सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई इज इक्वल टू द 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। अगर टेंजेंट के अबाउट पूछता, ठीक है, टेंजेंट के अबाउट पूछता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ पे आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते थे, या सीधा फार्मूला याद कर सकते हैं कि टेंजेंट के अबाउट जो है सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर। यहाँ पे टेंजेंट के अबाउट पूछा भी है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आएगा, 7/5 एम आर स्क्वायर, और जो कि ऑप्शन आपका दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन थर्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको फार्मूला एक तो याद ही ना चाहिए, डायमीटर वाला अगर याद है तो टेंजेंट वाला आप पैरेलल थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस का यूज करके यहाँ पे फार्मूला निकाल सकते हो। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आई डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस यानी आई सी एम सेंटर ऑफ मास, वही मतलब ऑरिजिन का, प्लस एम के स्क्वायर। जैसे मान लो कि ये आपका सॉलिड स्फीयर है, जस्ट आंसर तो आपका आ गया है। ठीक है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से इसकी रेडियस जो है आर है, और इसका मास मान लीजिए एम है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, या सेंटर ऑफ मास सेंटर के अबाउट निकलेगा, वो निकलेगा 2/5 एम आर स्क्वायर, जो कि डायमीटर के अलांग वही हो जाएगा। प्लस अब अगर टेंजेंट का मतलब ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हो गया, ये आपके जो सेंटर ऑफ मास से लाइन जा रही है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो ये टेंजेंट से जो लाइन जा रही है, टेंजेंट हो गया सॉलिड स्फीयर का, यहाँ टेंजेंट से और इसके बीच की दूरी आ रही है, ठीक है, और इसका मास यम है, तो ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, 5 प्लस इसका हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर प्लस 5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू द 7/5 एम आर स्क्वायर।
या तो डेरिवेशन मत, डेरिवेशन के चक्कर में नहीं, क्योंकि मिनटों में वहाँ पे सेकंडों में आपको क्वेश्चन करना रहेगा, तो सीधा आप याद करेंगे फार्मूला। टेंजेंट के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर के लिए वो 7/5 mr² होता है, और डायमीटर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर के लिए वो 2/5 mr² होता है। ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, होलो स्फीयर के लिए डायमीटर के अलॉन्ग आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² आएगा, और टेंजेंट के अबाउट निकालेंगे तो वहाँ पे आएगा 5/3 mr²। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आप ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, क्यूब का, रॉड का, ठीक है, डिस्क का एक्सिस के अबाउट आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आएगा, डायमीटर के अलॉन्ग निकालोगे तो 1/4 mr² आएगा। ठीक है, तो इस सबका ध्यान देना है। रॉड का निकालोगे तो सेंटर के अबाउट निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/12 आएगा, और अगर रॉड के वन एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ml²/3 आएगा। तो ये ध्यान देना है। खैर यहाँ पे 57 में सॉलिड स्फीयर की बात हो रही थी, तो ठोस गोले में जो आपका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखीय अक्ष के प्रति जड़ता गुण 7/5 mr² होगा। हाँ, 2/5 mr² तब होता है जब ये पूछता है डायमीटर के अलग बताना है। तो 57 का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए कैसे आपको सॉल्व करना है। ये हो गया, चलिए सॉल्व क्या करना था याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, ये आपका मोशन से क्वेश्चन है। ठीक है, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, काइनेमेटिक्स आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सीधा ये उसमें मिल जाएगा। ठीक है, खैर इसको 58 पूछा है आपका, विरामावस्था से चलने वाली वस्तु द्वारा प्रथम एवं तृतीय सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात होता है। तो क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन मूविंग फॉर्म में, रेस्ट से मूविंग फॉर्म में, फर्स्ट और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया उसका आपको रेशियो बताना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई बॉडी तो उसके लिए सीधे फार्मूला होता है, क्या होता है, Sn। अगर मान लो कोई बॉडी nth सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रही है, nth सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसके लिए फार्मूला आपको ध्यान देना है। Sn इज इक्वल टू होता है, Sn इज इक्वल टू होता है u प्लस a/2, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, इंटू 2n-1। फिर से सुन लीजिए, Sn इज इक्वल टू द nth सेकंड में कोई बॉडी अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो डिस्टेंस को निकालने के लिए फार्मूला है Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यहाँ पे बस डाटा पुटअप करना है। इनिशियल चूँकि विरामावस्था से चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगी, तो 0 हो गया। एक मिनट, यहाँ पे आपका विरामावस्था से बॉडी मूव कर रही है ना, तो विरामावस्था में आपको यहाँ पे इन्होंने बोला कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में निकालना है। फर्स्ट सेकंड में जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस आ जाएगा यस बराबर विरामावस्था में तो 0, यू तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए ही रहेगा, एक्सेलरेशन ए a/2। फर्स्ट सेकंड हो तो एन का मान फर्स्ट हो जाएगा 1-1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा a/2 आ जाएगा, S1 आ जाएगा a/2। अब S3 थर्ड सेकंड में आपको निकालना है डिस्टेंस। थर्ड सेकंड में जो आपका डिस्टेंस निकाल के आएगा, थर्ड सेकंड में वो कितना आएगा, बस डाटा यानी इक्वल टू 3 पुटअप करना है, बाकी वो कुछ करना ही नहीं इसमें। तो अगर आप S3 निकालोगे इनिशियल विरामावस्था में तो 0 ही रहेगा, प्लस a/2 इंटू 2n-1 यानी 2 इंटू 3-1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a/2 तो होते हैं 6 में से गया 5 a/2 आ जाएगा। S3 जो आ जाएगा आपका 5a/2 आ जाएगा। अब इसी दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है, यानी S1 और S1 अपान S3 इसका रेशियो आप कर दीजिए तो आपका a/2 अपान 5a/2 आ जाएगा। ये तो होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के क्या आ जाएगा 1/5, यानी S1 और S3 का जो रेशियो आएगा 1:5 आएगा। ऑप्शन कौन सा आपका मैच हो जाएगा 1/5, 58 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1:5। कैसे सॉल्व करना है अब देख लीजिए एक बार। ठीक, ये रहा। आपने पहले क्या किया, nth सेकंड का फार्मूला आपने मेमोराइज किया, Sn इज इक्वल टू होता है u प्लस a/2 2n-1। फिर फर्स्ट सेकंड के लिए डिस्टेंस निकाला और थर्ड सेकंड के लिए डिस्टेंस निकाला, आया a/2 और 5a/2। फिर दोनों का रेशियो ले लिया तो आपका आ गया 1/5। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी काइनेमेटिक्स के ही क्वेश्चन है। एक पत्थर, एक स्टोन है, u चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करता है। अब देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पत्थर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वो अपने अधिकतम मैक्सिमम हाइट पे चला गया है, यानी कि वहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0 हो जाएगी।
जब आपने किसी चीज़ को फेंका और वो जब जैसे ही अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v जो है 0 हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। देन दूसरा पत्थर उसी बिंदु से ऊपर की ओर फेंका गया, वहीं से दूसरा पत्थर भी फेंका गया, लेकिन अब चाल थोड़ा सा बढ़ा दी गई है, 3u चाल से फेंका गया है, तो ये भी अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे h एवं स्मॉल h एवं कैपिटल H में संबंध बताना है। तो देखिए जो आपका स्टोन है, स्टोन पत्थर है, जो आपका स्टोन है, पहली बार तो उसी पॉइंट से यू वेलोसिटी से फेंका गया। अब जब मैक्सिमम हाइट स्मॉल एच पे पहुंचा तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी। ये कॉन्सेप्ट ही है, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब हमको पता है फार्मूला इक्वेशन ऑफ द मोशन के, जो थर्ड इक्वेशन मोशन पढ़ते हैं उसमें जो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, u स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पे चूँकि मैक्सिमम हाइट पे चला गया है तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, ये हाइट जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट पे तो v 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh आएगा, यहाँ पे u इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। स्मॉल एच इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल एच हाइट पे गया है। अब उसी पॉइंट से 3u वेलोसिटी से पत्थर फेंका गया है, उसी पॉइंट से 3u वेलोसिटी से पत्थर फेंका गया है और ये भी मैक्सिमम हाइट का स्मॉल कैपिटल एच पे गया। अब ये भी मैक्सिमम हाइट पे गया है तो यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ द मोशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू द u स्क्वायर माइनस 2gh, चूँकि मैक्सिमम हाइट पे है तो फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी, u स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पे u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। खैर यहाँ पे u जो है क्या है, 3u है, ये स्क्वायर है, वेरी सॉरी, u स्क्वायर है, यहाँ पे u स्क्वायर इज इक्वल टू द 2gh, यहाँ पे u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वेरी सॉरी, यहाँ पे u स्क्वायर रहेगा, ठीक है, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, u स्क्वायर 2g। अब यहाँ पे लेकिन u नहीं है, u इक्वल टू 3u है, तो यहाँ पे u की जगह पे 3u रखेंगे तो ये 3u का स्क्वायर हो जाएगा 2gh, यहाँ पे 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल एच रहेगा, अरे सभी जगह कैपिटल एच कर लीजिए क्योंकि कैपिटल एच हाइट पे गया है ना, जहाँ जहाँ स्मॉल एच है वहाँ कैपिटल एच हो जाएगा क्योंकि कैपिटल एच हाइट पे गया है वो, तो कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच। अब बस इन दोनों का आप रेशियो कर दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g स्मॉल एच अपॉन 2g कैपिटल एच। 2g से 2g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा h का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल एच इज इक्वल टू द 9 स्मॉल एच, कैपिटल एच इक्वल टू द 9 इंटू स्मॉल एच। तो कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, 59 का, देख लीजिए h इज इक्वल टू 9h कहाँ पे है, 59 का आपका h इज इक्वल टू 9h थर्ड ऑप्शन में है, तो आपका इसका थर्ड ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूला जो लॉ ऑफ मोशन में आप लोग मतलब काइनेमेटिक्स में आप 3 इक्वेशन ऑफ द मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड पढ़ते हैं ना, तो उसी का थर्ड अप्लाई करना है। तो थर्ड आप अप्लाई करेंगे यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। और ये भी ध्यान देना कि मैक्सिमम हाइट जाने पर जो आपकी स्टोन की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बस डाटा पुटअप करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए, ऐसे ये आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। ये आपका रे ऑप्टिक्स क्वेश्चन है लेंस पर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। दो पतले लेंसों द्वारा जिनकी फोकस दूरी f1 एवं तथा f2 है, गोली विपतन दोष दूर करने के लिए लेंसों के बीच की दूरी d होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आपका क्या है कि रिमूविंग द स्पेरिकल एब्रेशन डिफेक्ट इन लेंस में, तो आपको क्या करना है, उसका दोनों फोकल लेंथ का क्या कर देना है, सब्सट्रैक्शन कर देना है। दोनों लेंस का फोकल लेंथ है f1 और f2, उसको आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो d इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा f1 माइनस f2। तो सीधा सा फार्मूला आपको ध्यान देना, थर्ड 60 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपका केटीजी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस से। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया है कि एक परमाणु गैस मतलब 2 मोनोटाइमिक गैस है, ठीक है।
जिनके घनत्व P1 और P2 कन्फ्यूजन मत हो जाए, घनत्व को रो से या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे P से रिप्रेजेंट कर दिए हैं इन्होंने। P का मतलब प्रेशर मत समझिए, घनत्व लिखा हुआ है, घनत्व P1 और P2 है। उनमें समान ताप पर ध्वनि के वेग क्रम से V1 और V2 है। तो यदि P1 बटा P2 इक्वल टू 4 है तो V1 बटा V2 का मान क्या होगा। देखिए, अगर वेलोसिटी और डेंसिटी में रिलेशन होता, अगर मतलब याद हो, VRMS होता है एक, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, एक होती है आपकी एवरेज स्पीड। तो इसमें आपका अगर फार्मूला याद हो तो जो VRMS का फार्मूला होता है, एक तो √3RT बटा एम होता है या √3KT बटा एम होता है, लेकिन इससे नहीं निकलेगा। एक और होता है VRMS √3P बटा रो, अगर याद हो तो VRMS इज इक्वल टू द होता है एक फार्मूला, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बराबर √3P बटा रो, या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज का जो फार्मूला होता है VRMS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द √रूट मॉलिक्यूलर मास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी के रूट के होता है। ठीक है, तो V और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है, मतलब V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द √रूट डेंसिटी। तो बस यही लगा देना है, यहाँ पे डेंसिटी को इन्होंने P से रिप्रेजेंट किया है, तो V1 बटा V2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, √P2 बटा P1। बस यही आपको लगेगा, मतलब V1 बटा V2, P2 P1 क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी है। अब यहाँ इन्होंने डेंसिटी का रेशियो P1 बटा P2 का रेशियो दे रखा है 4/1। ठीक है, 4/1, यानी कि P1 है 4, P2 है 1। तो V1 बटा V2 पूछा है क्या होगा, सिंपल सा आप क्या करना, V1 बटा V2 इज इक्वल टू हो जाएगा √P2 कितना है, 1 है, और P1 कितना है, 4 है, तो P1 की जगह में 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, V1 बटा V2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, यही हो जाएगा। V1 बटा V2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1/2, 61 का 1/2 किस में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो 61 का थर्ड ऑप्शन को करेक्ट हो जाएगा। कैसे करना है, सिंपल सा, आपको ये रिलेशन कभी कभी आपसे पूछेगा टेम्परेचर से, यहाँ पे जहाँ डेंसिटी दिया है यहाँ टेम्परेचर भी दे सकता था T1 T2 करके, या मास भी दे सकता था M1 M2 करके, यहाँ पे लेकिन डेंसिटी का दिया है, ये वाले पे आया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और वीडियो बनाने की और बड़ी बनाने की इच्छा जगती रहे, क्योंकि अभी वीडियो बनाने का में काफ़ी एनर्जी लगती है और काफ़ी टाइम भी जाता है। ठीक है, तो बस एक ही ऑप्शन है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोर एंड मोर वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहिएगा, अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। 52 आपका पूछा है, एक कण XY तल में एक बल F के प्रभाव में इस प्रकार गति करता है कि किसी समय t पर इसका रेखीय संवेग p का मान px इज इक्वल टू 2 cos t एंड py इज इक्वल टू 2 sin t से व्यक्त होता है, तो समय t पर f एवं p के मध्य कोण थीटा का मान होगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पे जो रेखीय संवेग यानी कि लिनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, या चेंज इन द लिनियर मोमेंटम जो होता है वो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों लिनियर मोमेंटम और फोर्स बल दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा, मतलब लिनियर मोमेंट जो चेंज इन द लिनियर मोमेंटम होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ही होगा। यहाँ पे जो फोर्स और मोमेंटम के बिटवीन एंगल आएगा वो 0 एंगल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और मोमेंटम के मध्य थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आएगा। यहाँ पे इक्वेशन का कुछ यूज नहीं है, बस ध्यान देना है फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और लिनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन द लिनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स के अलोंग ही होगी, तो थीटा जो हो जाएगा दोनों के बिटवीन 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते